वेलकम टू माय चैनल कैम्सिम और केमिस्ट्रियां हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीजें किस तरीके से वेरी करती है, क्या लॉजिक है इनके पीछे, ठीक है ना। सबसे पहले समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है जो सभी में कॉमन, इसलिए कॉमन बोल रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड जेड स्टार, जेड स्टेरिक, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। यह समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देखिए बेसिकली होता क्या है। ये जेड स्टेरिक क्या है मैं बताता हूं आपको। पता है जेड किसी भी एटम को अगर हमने लिया, जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि सपोज करो मैंने कोई एटम लिया हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सारे न्यूक्लियस में होते हैं, आपको पता है बाकी इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और अगर मान लो इसके पास, चलो मैं अभी 10 ले लेता हूं कि इसके पास 10 प्रोटॉन है। अभी क्या 10 प्रोटॉन से देखो, प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो क्या सारा अट्रैक्शन दे पाएगा ये, मतलब पूरा 10 जो +10 है, क्या पूरा +10 इस बाहर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा? इसी चीज का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो ये इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इनर शेल्स या जो सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। तो जब ये इसको रिपेल करते हैं तो इसके पास जो इफेक्टिवली न्यूक्लियस का जो फोर्स आता है ना, वो पूरा का पूरा 10 नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम आता है। तो जेड डैश, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेड स्टेरिक या जेड डैश, जेड स्टेरिक, जो कि लेस देन हो जाता है जेड, यानी कि न्यूक्लियस जो इफेक्टिवली चार्ज मिल रहा था उससे वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जेड माइनस दिस सिग्मा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। अब बेसिकली ये शील्डिंग हो गई, इन्होंने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन ने शील्ड कर दिया, एक तरीके से यहां वॉल बना दिया, दीवार बना दिया कि ये पूरा का पूरा इसको फोर्स ना लगा पाए। दिस इज इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, इसका ये फॉर्मूला। तो यानी जेड डैश की जो एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए थी वो 10, जो 10 अगर मैंने एग्जांपल लिया तो 10 से कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलने वाली, या उसके इक्वल तो मिलना ही नहीं है, ध्यान रहे। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है आप लोग समझ गए ना। अब इसका एक बार हम लोग वेरिएशन समझ लेते हैं। अगर हम लोग किसी ग्रुप में चले, पहले हम लोग पीरियड में चल लेते हैं, तो अक्रॉस पीरियड अगर हम चलते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये आप एक बार समझ लो। अक्रॉस पीरियड अगर हम चलें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई बहुत ही ज्यादा चेंज होने नहीं जा रहा है, और देखें अगर कायदे से तो ये डिक्रीज होता है। बेसिकली ये ज्यादा कॉम्पेंसेट नहीं कर पा रहा, ये डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है ध्यान देना। जैसे मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में चल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला सेकंड पीरियड में, तो आपको पता है ना LIBE, BCNOF और NE। अब इसमें क्या होता है, जो भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो 3, 4, 5, 6, जो भी इलेक्ट्रॉन है सेम शेल में जा रहा है। अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और जबकि न्यूक्लियस चार्ज इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है, तो जब न्यूक्लियस चार्ज इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही हो रहा है, सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इतना रिपल्शन आउटर मोस्ट वाले को, अगर हम देखें आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही हो गए, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेम शेल में, ये आपस में इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिवली न्यूक्लियस चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए रेडियस वाला कंसेप्ट अभी आएगा कि कैसे कॉम्पनसेट होता है, तो यहां पे ये ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ग्रुप में चले, इन अ ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप में चलते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जेड डैश, आपको पता है अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो बहुत सारे अलग, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हमें क्या मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं। तो अगर ज्यादा शेल होंगे तो स्क्रीनिंग, इनर देखो इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए तो ज्यादा स्क्रीनिंग होने लग जाएगी, तो इसका मतलब कि ये इंक्रीज होता है। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, अगर हम टॉप टू बॉटम चले ग्रुप में
तो ये इंक्रीज होता है और पीरियड में ये जनरली डिक्रीज होता है। इफेक्ट क्या है आप लोग इजिली समझ गए। अब हम देखते हैं कि इस इफेक्ट से फर्क क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा जो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर ट्रेंड के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस सबसे पहले होता क्या है। एटॉमिक रेडियस होता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इसके बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली देखो, इंडिविजुअल को हम लोग इतना इजी नहीं होता इसको मेजर करना, इसीलिए हम लोग दो एटम्स को आपस में बॉन्डिंग के थ्रू करते हैं और उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को करके डिवाइड करते हैं। बाय दिस फॉर्मूला हम लोग ये एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इसके डीप डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस कितने तरीके के होते हैं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है ये थोड़ा सा एरिया कॉमन आता है, तो ये एटॉमिक रेडियस यहां से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोवेलेंट रेडियस। अब अगर ये एरिया कॉमन आ रहा है तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा कम होगा। तो इसका मैं ऑर्डर आपको बता दे रहा हूं, आप सिंपली ये देख लो, ये कोवेलेंट हो गया। और इस तरीके से अगर मेटालिक बना, ठीक है ना, फर्स्ट वाला हमारा कोवेलेंट था, सेकंड हमारा मेटालिक, तो मेटालिक रेडियस में ये जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर वेंडरवॉल है तो वेंडरवॉल में क्या होता है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स में होता है ना, जो गैस के मॉलिक्यूल, तो वो क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस है, इससे और भी पास वो नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा वेंडरवॉल वाले केस में। तो अगर हम लोग रेडियस का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा जो बड़ा रेडियस होगा वो हमारा होगा वेंडरवॉल, इसके बाद होगा मेटालिक और इसके बाद हमारा होगा कोवेलेंट रेडियस। ये तीन होगा, क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पहले एटॉमिक रेडियस का जो फैक्टर है, इसको अगर हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर, चलो कैपिटल आर ले लो, किसी भी तरीके से हम समझ लें इसको, है ना। अगर लेट इट बी स्मॉल आर ओनली, क्योंकि नोटेशन में स्मॉल आर ही मैक्सिमम दिखता है, तो ये स्मॉल आर जो है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, जेड स्टेरिक, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब किस तरीके से देखो, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, हमने क्या देखा था, लेफ्ट टू राइट हमारा शील्डिंग इफेक्ट कम होता है पीरियड में। अगर लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो रेडियस हमारा किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और रीजन बड़ी सिंपल है, अगर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जा रहा है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है यानी कि रिपल्शन कम कर पा रहा है ना, और न्यूक्लियस उसको इजीली पुल कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रेडियस क्या कॉम्पैक्ट होगा, तो रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस हमेशा किसी भी, जैसे इसी को मैं बार बार ले रहा हूं, LIBE, BCNOF और ME, तो यहां तक तो ये रेडियस डिक्रीज करता है, ME में इंक्रीज कर जाता है। सभी को पता है क्योंकि ये नोबल गैस है ना, तो इसका रेडियस वेंडरवॉल रेडियस आ गया, तो वेंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां से इंक्रीज होता है और F तक डिक्रीज होता है। अगर हम इसी तरीके से ग्रुप में देखें, इनर ग्रुप, जनरली हमारा देखिए ग्रुप में चलने का ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलते हैं हम लोग, तो टॉप टू बॉटम आपको पता है जो एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्टेरिक। और अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको पता है ना कि नया नया जो शेल्स इकट्ठे मतलब इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, जैसे हम ग्रुप में चलते हैं न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, अगर शेल बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ेगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई, ठीक है ना। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, यहां एक एक्सेप्शन आपको मिलता है, और वो एक्सेप्शन है हमारा 13 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 13 में बेसिकली होना क्या चाहिए था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होता है ना हमारा 13 ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का ऑर्डर ये होना चाहिए था, इंडियम और थैलियम, ठीक है ना। अब ये होता क्यों है, ध्यान देना, इसमें पहले मैं बताऊं इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें होता यह है कि ऑर्डर बेसिकली ये नहीं आता, और ऑर्डर हमारा जो एक्चुअल आता है वो आता है बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इसके बाद इंडियम और इसके बाद थैलियम। अब आप सोचोगे ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज इसलिए हुआ कि जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, एक बात मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, उसमें एक चीज और रह रही थी, उसको मैं आपको बता दूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना SPDF की रेंज में होता है, यानी S ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, P में उससे कम, D में इससे कम और F में बहुत ही कम,
तो डी और एफ में तो बिल्कुल बॉटम में है, तो ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम शो करेंगे। गैलियम में क्या होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो 3d10 आता है, 31 एटॉमिक नंबर। तो इसमें डी में, और वो भी फुली फील्ड है, तो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है इनकी शील्डिंग बहुत ही पुअर है। अगर इनकी शील्डिंग पुअर है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस चार्ज को, जो जिससे वो पुल कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उससे ये रोक नहीं पाएंगे। अगर ये रोक नहीं पाएंगे तो रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले पीरियड में ही आ रहा है। से इफ यू सी दिस वुड बी कमिंग इन पीरियड नंबर 4, तो 4th पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक से। तो डी ब्लॉक में इसमें इसको हम लोग बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन। और मजेदार बात यह है कि गैलियम के जस्ट आगे जर्मेनियम है। आप सोच रहे होगे जर्मेनियम में ये होना चाहिए था, नहीं होगा, क्योंकि ये जो डी कॉन्ट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ 13 तक ही रहता है, यानी यहां गैलियम से जस्ट पहले हमारा जेडन होता है। आप देखो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे जेडन, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है 21 to 30, ये हमारा 4th पीरियड यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो इसके जस्ट बाद में ये इफेक्ट होता है, इस वजह से यहां पे रेडियस में चेंज आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया विथ एक्सेप्शन, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, यहां तो ये एक्सेप्शन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम लोग बोलते हैं। तो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि किसी भी आइसोलेटेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इसलिए बिकॉज एटम होना चाहिए, तो कोई आइसोलेटेड और गैसियस एटम, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ना, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी हमेशा इसमें रिक्वायर्ड होगी, ये ध्यान रखना, इसमें एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि आप जो न्यूक्लियस इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको हम लोग लिखते हैं I1, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले जाओगे तो I2 होगा। I2 हमेशा I1 से ज्यादा होगा, इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा ज्यादा हो गया। तो डोमिनेटिंग कौन सा हो गया, प्रोटॉन जब डोमिनेटिंग हो गया, तो इसका मतलब ये अपने बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा ही तेजी से अट्रैक्शन लगाएगा फोर्स। तो यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकाले जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, और ज्यादा है तो आपको I2 की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड सो ऑन I3 I4। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का I2 इज ग्रेटर देन I1, I3 इज ग्रेटर देन I2। तो ये तो बात हो गई सिंपल। अब इसका जो हम लोग वेरिएशन देखते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आप लोगों ने एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देख लिया, तो किस तरीके से होगा ये आप लोग समझ लो। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर मान लो हम किसी एक ग्रुप में, चलो मैंने फिर से सेकंड ग्रुप लिया, तो ग्रुप नहीं सॉरी पीरियड, LIBE BCNOF और NE। अब यहां आयनाइजेशन पोटेंशियल का वेरिएशन हम लोग देखते हैं। यहां कुछ एक्सेप्शन है। होता क्या है कि अगर हमारे पास या तो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, तो अचानक से उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि फुली फील्ड या हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अचानक से चेंज होगी। तो सिर्फ प्रोपोर्शनल टू 1/r कर देने से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। समझ गए ना सभी? तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर हम Li पे चलते हैं, Li का आयनाइजेशन पोटेंशियल देखें तो कम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इसके बाद हम चलते हैं बी पे बढ़ेगा, क्योंकि बी में क्या होता है, इधर 1s2 2s1 होता है ना, 2s1 इधर 2s2 होता है। देखो फुली फील्ड है, फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम बोरॉन पे चले तो बोरॉन पे 2p1 है, फुली फील्ड नहीं है, तो थोड़ा सा आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। इसके बाद बोरॉन पे कम हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर अगर हम देखें कार्बन, तो कार्बन पे भी कम हो गया। फिर हम चले नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन पे हम जैसे ही चलेंगे, नाइट्रोजन पे जो वैल्यू होगी वो अचानक से ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो अचानक से ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नाइट्रोजन 2p3 हाफ फील्ड आ गया। हाफ फील्ड आ गया ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। अभी ऑक्सीजन पे चलो, ऑक्सीजन पे कम है, फ्लोरीन पे कम है ना, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन।
अब नियॉन पे चलोगे अचानक से एब्रप्टली, क्योंकि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो आपको एनर्जी बहुत ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये कुछ वेरिएशन होता है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अगर हम किसी पीरियड में चले और अगर हम किसी ग्रुप में चले तो आपको पता है स्मूथ वेरिएशन है रेडियस का, तो रेडियस की वेरिएशन से आप देख लेंगे एक्सेप्ट द 13 ग्रुप जो बोरॉन और गैलियम वाला था, तो वहां उसी तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे जैसे अगर हम ग्रुप में चलेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, अगर टॉप टू बॉटम चले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अब इसमें मजेदार बात कुछ ये है कि जो फर्स्ट I1 देखो, I1 जो फर्स्ट I1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन I1 ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 2p3 है और यहाँ पे 2p4 है। अगर हम I2 की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन चलो आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे अब क्या बचा नाइट्रोजन में 2p2 बचा और यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या बचा 2p3। अब हाफ फील्ड ये हो गया, ज्यादा स्टेबल ये हो गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि वाई I2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन I2 ऑफ नाइट्रोजन। सब कुछ कंसेप्ट आपको सिंपल वही लगाना कि फुली फील्ड हाफ फील्ड जहां आएगा वहां अचानक से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक अलग ही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलते हैं इसको, और हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम लोग बोलते हैं इसको। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब कि एक अफेक्शन होता है, जैसे आप किसी के प्रति आपको ज्यादा अट्रैक्शन है ना, हो सकता है किसी को फूड के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन हो, किसी को मूवी के प्रति, या किसी को किसी खेल के प्रति, किसी को किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति अगर ज्यादा अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को लेने की जिसकी एफिनिटी होगी ना, अट्रैक्शन, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के लेने एफिनिटी अगर आपके पास किसी के लिए ज्यादा है तो आप पैसे खर्चेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है भाई, कोई चीज आपको अच्छी लगी तो आप पैसे खर्चेंगे, यानी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, डेल एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी नेगेटिव होती है, तो वो सारी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सी बात है, आराम से समझ लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिस भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी, उसकी डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको भी हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखो यहां भी कंसेप्ट आता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, देखो वहां निकाल रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यानी चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पे ये एनर्जी डेल एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। और अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, मुश्किल है इसके लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इसको हम लोग समझते हैं किस तरीके से, तो इसको भी हम देखते हैं कि पीरियड के क्रॉस क्या होना चाहिए। तो इसका भी जो जनरली जो फॉर्मूला आता है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड एस्टेरिक एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब आप इस वेरिएशन से इसको समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला तो ये बता दिया मैंने, अब कुछ लॉजिक्स के साथ आपको किसी पीरियड में मैं लेके चल के बताता हूं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कि जिसके पास अफेक्शन ज्यादा होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने पास रखने की प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अब देखते हैं, जैसे हम लोग Li, Be, B, C, N, O, F और Ne। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें होगी, मिनिमम करके मैक्सिमम चलते हैं। देखो ये इनर्ट गैस है, नियॉन इनर्ट गैस है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम रखेगा, तो ये आ गया सबसे बॉटम पे, नियॉन आ गया। इसके बाद हम देखें, इसके बाद और कौन सा है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो वो है बेरिलियम। आई थिंक बेरिलियम ही होना चाहिए, देखिए आप लोग, क्योंकि बेरिलियम में क्या होता है 2s2, ये फुली फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो बेरिलियम आ गया। तो नियॉन आ गया, बेरिलियम आ गया, क्लियर। इसके बाद और कौन सा आएगा, देखो यहां पे ये भी एक स्टेबल है, एन वाला, तो ये भी स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी के केस में आपको पता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा, तो ये सबसे बॉटम में आ गए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिर ऐड करना किसमें मुश्किल होगा, अब हम लोग देखते हैं बोरॉन में, क्योंकि इसमें पी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और फिर आएगा लिथियम में। लिथियम में इजी है, देखो है ना, लिथियम में इसलिए इजी है क्योंकि बोरॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एस में इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी इसको मिल रही है।
हालांकि लिथियम में फिर भी थोड़ा मुश्किल है, मैं अभी बताऊंगा आपको, इसके कंपैरिजन में इजी है। इसके बाद हमारा बचता है C, देन O और देन F। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो गया। ये सब लोग अच्छे से समझना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर सकता है अपने पास, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसके लिए आप इस तरीके से ऑर्डर समझ सकते हैं। इसमें सबसे आसान होगा क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा, और ये उससे कम करेगा, ये उससे कम करेगा, ये दिस इज द ऑर्डर, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो अगर हम किसी पीरियड पहले पीरियड में चलेते हैं, पीरियड में अगर हम चलें तो आपको पता है आर क्या होता है, पीरियड में आर डिक्रीज होता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। हमने देखा इंक्रीज हुआ विद सम वेरिएशन एक्सेप्शंस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज होना चाहिए। और अगर हम किसी ग्रुप में चलें टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुआ, और वही शील्डिंग इफेक्ट वाला भी कंसेप्ट। तो ये तो जनरल वेरिएशन हो गया। अब मजेदार बात यह है कि अगर हम लोग चलें, सपोज करो हम लोग सेकेंड ग्रुप में चलें, नॉट ग्रुप, इट्स पीरियड, सॉरी सेकेंड पीरियड, और अगर हम लोग थर्ड पीरियड में चलें, तो सेकेंड होता है हमारा Li, Be, Bc, No, F और Ne, ठीक है ना। थर्ड हमारा आता है Li के नीचे Na, Be के नीचे क्या आता है आपका Mg, और इसके नीचे एल्यूमिनियम, इसके नीचे सिलिकॉन, और इसके नीचे PsCl, और उसको छोड़ो क्योंकि उसको कुछ होना नहीं उसमें। तो ये हमारा हो गया। अब होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, ऐसा क्यों, जबकि होना इसका ज्यादा चाहिए था। जैसे हम नीचे जाते हैं इस तरीके से ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सल्फर का कम, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, इसका कम होता है, सॉरी कम होता है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। ऐसा क्यों हो जाता है? इसका रीजन ये है कि इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने, यस, बट इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। फ्लोरीन के केस में आपको बताया 9 है, यानी आप सेकंड शेल में, यानी इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, और क्लोरीन के केस में 17 है, यानी कि आप थर्ड शेल में है, तो 3p में जा रहा है। आपको पता है कि 3p में फिर भी 2p का साइज छोटा है, 3p का साइज बड़ा है। यहां हम 3d में भी आ गए, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वैकेंट इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। यहां पर हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो छोटा सा घर अगर है उसमें आप और इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो मुश्किल होता है। इसलिए फ्लोरीन का, या अगर हम बोले ऑक्सीजन का, या हम बोले नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और आप देखो अगर फास्फोरस से या सल्फर से कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस इसमें प्रॉपर नहीं होता। तो ये भी चीजें मैटर करती है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन ला लो अट्रैक्शन होने से, ऐसा नहीं, उसको रखने के लिए जगह भी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐड करते हैं इसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, और ΔH1 अगर हम बोले तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, और EA1 यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 1 पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहां पे ΔH2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों होगा ऐसा? इसलिए कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हो, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और आप क्या ला रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होने से आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने नहीं जा रहा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होने जा रही है, और फर्स्ट वाली हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स कंडीशन। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि यहां पे आई मीन अट्रैक्ट, यहां भी अट्रैक्ट है, लेकिन ये किसको, अट्रैक्टिंग पावर जो होता है ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई बॉन्ड है, सपोज करो HBr है, ठीक है ना, अब ये देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया और Br ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लाउड हाइड्रोजन का है, एक क्लाउड यहाँ पे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, सभी को पता है क्लाउड बनता है, तो एक क्लाउड इसका, एक क्लाउड इसका है। अब होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके क्लाउड को अपनी साइड ज्यादा खींच लेगा। तो ज्यादा अगर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका वाला जो हाइड्रोजन वाला भी जो क्लाउड है
वो भी चला जाएगा ब्रोमीन की तरफ, और ब्रोमीन वाला तो क्लाउड इसके पास था ही था। तो इसका मतलब हो जाता है कि इसके पास पार्शियल डेल माइनस और पार्शियल डेल प्लस चार्ज हो जाता है। तो एक मजेदार बात ये ध्यान रखना कि यहां पे ब्रेकिंग नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्लाउड्स को अपनी साइड खींच रहा है, और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ही स्पेशल है ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस ही यही आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, आइसोलेटेड एटम के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टेरिक होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज कैरेक्टर, यानी अगर sp3 है तो कम होगा, sp2 है तो और कम होगा, sp होगा तो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा होगा 50%, दिस इज 33% एंड दिस इज 25% एस कैरेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप इस तरीके से वेरिएशन देख लेंगे, स्मूथ वेरिएशन अकॉर्डिंगली जैसे रेडियस का वेरिएशन हुआ और हमारा शील्डिंग इफेक्ट का वेरिएशन हुआ कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा और इस तरीके से डिक्रीज होगा। अब मजेदार बात क्या आती है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना वो कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये मैंने बताया था थर्ड पीरियड वाले जो होते हैं सेकंड वाले से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अट्रैक्शन वो किसके लिए कर रहा है, वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। आप किसी से भी देख लो मैच करके थर्ड सेकंड और थर्ड, तो यही वेरिएशन आपको मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, और उनके वेरिएशंस किस तरीके से होते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।